नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत, मेरे साथ हैं ताबिश हुसैन। राजस्थान कांग्रेस में कल शाम से जो हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हुआ तो अब तक वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और अब तो और ड्रामा जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि बड़ा संकट वहां पर खड़ा हो गया है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लंबे वक्त से चल रही जो खटपट थी, अब वो इस रूप में सामने आई है कि गहलोत गुट के विधायकों ने स्पीकर को इस्तीफा सौंप दिया है। ये बात सामने आई है। गहलोत गुट का दावा है कि उनके साथ 92 विधायक हैं। कल दरअसल यहां पर सीएलपी की बैठक होनी थी, विधायकों की बैठक केंद्रीय पर्यवेक्षक जो हैं कांग्रेस के, उनके साथ होनी थी और इसमें तय किया जाना था कि अगला मुख्यमंत्री वहां पर कौन होगा, इसका चेहरा पर फैसला यहां पर लिया जाना था। लेकिन उससे पहले ही यहां पर एक और बैठक हुई जहां पर जो विधायक हैं वो इकट्ठा हुए और उसके बाद कोशिश होती रही कि पर्यवेक्षकों के साथ बातचीत इनकी हो, लेकिन जो गहलोत खेमे के विधायक हैं वो इस्तीफा देने की बात तक यहां पर आ गए और उसके बाद ये सब यहां पर होता हुआ दिखा, जहां पर आप देख सकते हैं सब कुछ तो ठीक, वहां पर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस के पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन, केसी वेणुगोपाल राजस्थान पहुंचे। कल शाम 7 बजे सीएलपी की बैठक होनी थी जिसमें एक लाइन का प्रस्ताव पास होना था कि सीएम पद का चुनाव आलाकमान करेगा, लेकिन अचानक पासा तब पलटा जब गहलोत समर्थक विधायक सीएलपी की बैठक में नहीं पहुंचे, उसके बजाय प्रताप सिंह खाचियावास के घर पर वो पहुंच गए और उसके बाद वहां पर नया प्रस्ताव लाया जाता है कि 2020 में जो कांग्रेस के वफादार थे उन्हीं में से किसी को सीएम बनाया जाए। और उसके बाद ये खबर आती है कि सभी विधायक सीधे विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के पास पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ 22-23 विधायकों के साथ अजय माकन, खड़गे, सचिन पायलट सीएम गहलोत के घर पहुंचे और सूत्रों के मुताबिक गहलोत ने कहा है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, विधायक नाराज हैं। तो यहां पर सीधे तौर पर सत्ता की जो टक्कर है वो यहां पर नजर आ रही है। जहां एक तरफ पिछले दिनों हमने देखा था ताबिश की सचिन पायलट राहुल गांधी से मिले थे, अशोक गहलोत सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों से मिले थे और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि स्थितियां शायद कुछ हद तक यहां पर कंट्रोल में आ जाएंगी, लेकिन स्थिति और बिगड़ चुकी है और घमासान यहां पर दिख रहा है। आपको सुनवाते हैं गहलोत ने क्या कुछ कहा है। पार्टी के जो अथराइज आदमी उनसे पूछो, हमने जो अपनी बात करी थी कह दी, हाईकमान तक कर दी है। हाईकमान पर पूरा विश्वास है, लेकिन जिन लोगों ने पार्टी तोड़ने की कोशिश करी है उनको किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑब्जर्वर आपसे 1 to 1 बात करेंगे, ये बात कह रहे हैं, बात करें तो बता देंगे अपनी बात, अपनी बात बताएंगे। हो गया ना निर्णय, क्या निर्णय नहीं हुआ है सर? दे दिए ना सब, क्या इस्तीफे दे दिए ना, इस्तीफे दे दिए। आगे क्या पर्यवेक्षकों से मुलाकात करेंगे? नहीं, कोई मुलाकात नहीं। कोई मुलाकात आगे का प्लान सोनिया जी पे निर्भर, सोनिया जी पे। और प्रस्ताव क्या दिया है सर? के प्रस्ताव क्या दिया है सर? नहीं, प्रस्ताव कोई नहीं दिया। आप लोगों को कोई प्रस्ताव नहीं है? नहीं, अभी कोई प्रस्ताव नहीं। अच्छा, कोई प्रस्ताव नहीं। सोनिया जी पे छोड़ रहे हैं। हमारा मुद्दा एक है, जो कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस के प्रति जो लोग निष्ठावान हैं, जो निष्ठावान रहे हैं, उनका पार्टी पूरा ध्यान रखे। लेकिन मैं ये सब विधायकों की तरफ से मानता हूं, सबने एक सुर से सोनिया जी के प्रति विश्वास बनाए रखा है और आगे भी हमारा विश्वास कांग्रेस हाईकमान के सोनिया जी कर रहे हैं क्या? बिल्कुल कर रहे हैं। हमारी नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, और हम सब लोग हमारी भावनाएं पहुंचाना चाहते हैं और हम महंगाई गरीबी का जो आंदोलन है उसके लिए राहुल गांधी जी के साथ सड़कों पर अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। पर आप लोग रिजाइन क्यों कर रहे हैं? राजस्थान में जो हालात पहले बने, हम 1.5 महीने तक वहां रहे और जिन लोगों ने सरकार गिराने की कोशिश की तो उनके आधार पर पार्टी में फैसले नहीं किए जाए। हम सब अशोक जी गहलोत साहब के साथ में हैं और हमारे मुख्यमंत्री वही रहने चाहिए, इसको लेके हम सब जा रहे हैं और आलाकमान से हमारी यही मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत रहने चाहिए। इसी को लेके हम सभी विधायकों ने ये तय किया है कि हमारे मुख्यमंत्री हमसे जाने नहीं चाहिए, इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। नहीं तो इस्तीफा दोगे तो फिर बीजेपी की सरकार बन जाएगी ना? नहीं, हम सब जा रहे हैं और हमारी मांग को मनवा करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी की हमारी मांग को आलाकमान जरूर सुनेगा और उस पर कार्रवाई होगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से जो नाराज विधायक हैं उनकी जो बात है वो है। उमा शंकर सिंह हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं।
चलिए वो हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ये काफी दिलचस्प हो जाता है अदिति। यहाँ पर एक तरफ तो अध्यक्ष पद का चुनाव होना है, उसमें अशोक गहलोत को माना जा रहा था कि वो कांग्रेस की जो आला कमान है उनकी पसंद है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से कल जो कुछ भी घटा है उसके बाद से क्या वो पसंद रहेंगे, ये भी देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और ये उनके समर्थन वाले विधायक हैं जो कि अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अपनी शर्तों के साथ कि भाई यहाँ पर सचिन पायलट इनको मंजूर नहीं है। बिल्कुल ताबिश, और जिस तरह से अगर कांग्रेस के नेतृत्व की भी बात की जाए तो यहाँ पर कुछ भी ऑर्डर में नजर नहीं आया, क्योंकि अभी अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ नहीं था, अभी अशोक गहलोत अध्यक्ष बने नहीं थे, उससे पहले इस तरह की कवायद कर दी गई जो कि पहले से ही हम देख रहे थे कि टकराव है उसको और एक तरह से आंख पे घी का काम हुआ जिससे बचा जा सकता था। और कांग्रेस के पास गिन के अब बमुश्किल कुछ ही राज्य बचे, अगर वो भी। उमाशंकर हमारे साथ जुड़ गए ताबिश यहाँ पर। जी उमा, यहाँ पर आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि कल हमने जो कुछ भी देखा उसके बाद जाहिर है ये बात तो साफ हो गई कि जो विधायक हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी हैं या केंद्र के नेता हैं उनके साथ हम हैं, लेकिन यहाँ पर वही होगा जो हम चाहते हैं। तो कल की नाराजगी के बाद क्या वो अहम बातें हैं जो इन विधायकों की मांग या कहें आप शर्तें हैं? ये देखिए, मुख्य तौर पे 3 शर्तें रखी गई हैं इन विधायकों की तरफ से कल रात, और वो शर्त एक तो पहला नंबर ये है कि अशोक गहलोत को अध्यक्ष चुने जाने के बाद ही सीएम पद से वो इस्तीफा दें। दूसरी शर्त ये है कि जो भी मुख्यमंत्री बने वो 102 विधायकों में हो जो 2020 में जब सचिन पायलट खेमे ने बगावत की थी उस समय अशोक गहलोत सरकार के साथ थे, सरकार को बचाने में अहम भूमिका निभाई थी, उसी में से कोई एक मुख्यमंत्री हो। और तीसरा ये है कि मुख्यमंत्री जो हो अगला वो अशोक गहलोत की राय पर ही बनाई जाए। तो ये तीनों शर्त इस तरह के हैं ताबिश, जो सीधा सीधा जो कांग्रेस हाईकमान है या गांधी परिवार है उसका जो एक रिट है उसके ऊपर एक सवाल खड़े करता है कि जो गांधी परिवार चाहेगा, ये जो हाईकमान चाहेगा उस हिसाब से ना हो, बल्कि अशोक गहलोत जो चाहते हैं उस हिसाब से हो। तो अब देखना यह है कि हाईकमान किस रूप में इस बात को लेता है। जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं मल्लिकार्जुन खड़गे वो अभी जयपुर में ही मौजूद हैं, जो राज्य के प्रभारी हैं अजय माकन वो भी यही मौजूद है। कल देर रात तक ये कहा जा रहा था कि जो विधायक दल की बैठक है वो आज ही संपन्न कराई जाएगी। हालांकि जब संयम लोढ़ा और शांति धारीवाल और महेश जोशी ये सब लौट कर आए सीएम आवास से सीपी जोशी के घर, तो उसके बाद विधायक जो है तमाम वो अपने अपने घर चले गए, ये कहते हुए कि हम फिर से मिलकर अपनी अगली रणनीति बनाएंगे, उसके बाद फैसला करेंगे कि आखिर करना क्या है। तो आज जो दिन भर ये कोशिश होगी कि विधायकों के साथ या तो 1-to-1 बैठक हो या फिर जो सीएलपी की जो बैठक जो कल नहीं हो पाई उसको बुलाकर रायशुमारी ली जाए और एक लाइन का जो प्रस्ताव है वो पारित किया जाए कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अधिकृत किया जाता है अगला मुख्यमंत्री चुनने को। लेकिन ये किस हद तक हो पाएगा वो आज दिन भर नजर रखनी पड़ेगी। और अहम बात यह है कि इस बीच अशोक गहलोत जो है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि विधायकों की नाराजगी है, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो तमाम निगाह यहाँ पर दिल्ली से लेकर जयपुर तक बनी हुई है। और अहम बात यह है कि जो एक तरीका तय किया गया था मीटिंग के जरिए, सीएलपी मीटिंग के जरिए मुख्यमंत्री के नाम के चुनाव का या प्रस्ताव का कि जो सोनिया गांधी को अधिकृत करने वाला था वो तो हो नहीं पाया है। लेकिन अब देखना होगा कि रणनीति क्या आती है दिल्ली से और कैसे उस पर अमल यहाँ पर किया जाता है। उमा, लेकिन यहाँ पर सवाल नेतृत्व पर उठेंगे क्योंकि अभी अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ नहीं था, अभी गहलोत अध्यक्ष बने नहीं थे, तो रुका जा सकता था। और हम पहले ही देख रहे थे कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की खींचतान किसी से छुपी नहीं है। 2020 में स्थिति कहां पहुंच गई थी वो भी सबके सामने था। तो इस तरह से इस वक्त जब अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हुआ, इस चीज ने और आग में घी का काम किया और इस तरह से अब विधायकों का विरोध झेलना पड़ रहा है और एक तरह से सरकार पर संकट आकर खड़ा हो गया है। जी बिल्कुल जया, माफ कीजिएगा अदिति, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सीएलपी मीटिंग बुलाए जाने की जब बात की गई और जब इस बात की इत्तला दी गई तो सीएलपी मीटिंग ना हो ये कहा जा सकता था अशोक गहलोत खेमे की तरफ से। तो हाईकमान की जो नाराजगी है वो इस बात को लेकर है कि जब मीटिंग बुला ली गई तो जो कुछ भी बात कही जानी थी वो मीटिंग के भीतर कही जानी थी। बेशक वो वही करते जो उन्होंने किया, लेकिन अलग से मीटिंग करके करने की क्या जरूरत थी, ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर 2 राय थी
थी इस बात को लेकर कि क्या अशोक गहलोत से अगले मुख्यमंत्री का जो फैसला है वो अभी हो जाए या अशोक गहलोत जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए उसके बाद। लेकिन जिस तरीके से अशोक गहलोत नानुकूल पहले से करते रहे, पहले वो कहते रहे कि दोनों ही पदों पे बने रह सकते हैं, उसके बाद उन्होंने एक पद छोड़ने की बात की, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के एक तबके के अंदर ये संदेह पैदा हुआ कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं उसके बाद इन पर दबाव बना पाना मुश्किल होगा। तो कहीं ना कहीं एक मिसकैलकुलेशन जो है वो हाईकमान के पार्ट पे भी हुआ है, जिसका नतीजा है कि ये सिचुएशन इस तरह से आगे बढ़ गया है। लेकिन सवाल अब यह है कि क्या इतना होने के बाद अब अशोक गहलोत से नामांकन भराया जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे, उनको अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे देखा जाएगा कि वो लड़कर और चुनकर आए, या उसमें भी कांग्रेस हाईकमान और कांग्रेस पार्टी जो है कोई बदलाव लाती है। तो अब दो मोर्चे खुले हुए हैं, एक तो दिल्ली में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नाम आगे आने का, और दूसरा राजस्थान में मुख्यमंत्री का अगला चेहरा कौन होगा इसको लेकर नाम आने का या प्रस्ताव यहाँ पर पारित होने का। तो दोनों ही मामले जो है वो काफी गंभीर है और हाईकमान के पास लगता नहीं कि बहुत ज्यादा ऑप्शन इस बात को लेकर है कि राजस्थान की कुर्सी किसको जाए। लेकिन यहाँ रणनीतिकार लगे हुए हैं, पर्यवेक्षक यहाँ पर हैं, अब देखना है कि उनकी अगली रणनीति क्या होती है। शुक्रिया उमा आपका सब जानकारी के लिए। जाहिर है ये तो यहाँ पर लग रहा है कि अब ज्यादा विकल्प हाईकमान के पास नहीं है, जहां पर विधायक जो है इस्तीफे के साथ बैठे हुए हैं और अपनी बात मनवाने के लिए यहाँ पर दबाव लगातार बना रहे हैं। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण होगा कि अब जो अध्यक्ष पद का चुनाव है उसमें क्या राय बदलती है अशोक गहलोत को लेकर। बिल्कुल, और उधर अब कांग्रेस की जो स्थिति चल रही है और उस पर अब विपक्ष चुटकी ले रहा है, खासकर बीजेपी जो है इस मामले में वो काफी बढ़ चढ़कर एक तरह से मजे भी ले रही है। जोधपुर से सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर लिखा है कि बाड़ेबंदी की सरकार एक बार फिर बाड़े में जाने को तैयार। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी चुटकी लेते हुए ट्वीट किया। उन्होंने राहुल गांधी के साथ गहलोत पायलट की तस्वीर लगाते हुए लिखा कि कृपया पहले इन्हें जोड़ लो। और उधर आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं नजर आई। राघव चड्ढा ने भी एक ट्वीट कर राजस्थान कांग्रेस के घमासान पर वार किया। उन्होंने लिखा, कांग्रेस खत्म है, केजरीवाल विकल्प है। तो यहां पर सवाल ये उठ रहा था ताबिश कि अगर गहलोत नहीं होंगे तो कौन होगा जो मुख्यमंत्री वहां पर बन सकता है, कौन कौन दावेदार हैं। और सबसे पहला नाम उसमें सीपी जोशी का ही आता है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष भी वो हैं और पिछली बार भी वो ही दावेदार थे जब गहलोत ने यहां पर बाजी मार ली थी। गहलोत समर्थक भी हैं और विधानसभा अध्यक्ष भी हैं वो। और अब कल उनसे मिलने के लिए तमाम विधायक जो है वो पहुंचे भी थे। और अब दूसरा नाम जो है चर्चा में आप कहिए वो है गोविंद सिंह खाचरियावास, और ये गहलोत समर्थक हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और जाट नेता हैं, और ये भी अपनी बात कल रखते हुए नजर आए थे। और तीसरे हैं बीडी कल्ला, जो मंत्री भी है राजस्थान सरकार में, गहलोत समर्थक विधायक ये हैं और बीकानेर से विधायक हैं, अनुभवी नेता ये बताए जाते हैं। और सीएम पद के ये भी अगर गहलोत हटते हैं तो ये बड़े दावेदार बताए जा रहे थे। तो ये तीन जो है ये गहलोत की पसंद भी है। तो गहलोत का खेमा ये चाहता था कि इन तीनों में से किसी को बनाया जाए, ना कि सचिन पायलट को। और उसके बाद ही जो कुछ हमने कल देखा, एक तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वो सामने आया। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी की हत्या के बाद परिवार गमजदा है और पूरा देश इंसाफ की मांग कर रहा है। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी की हत्या की गई। हत्या के बाद से पीड़ित परिवार गम में है तो उत्तराखंड गुस्से में, और यह गुस्सा कल श्रीनगर की सड़कों पर भी दिखा। आज इस हत्या के मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों की कोर्ट में पेशी होनी है, उनको पेश किया जाना है और पुलिस इन तीनों आरोपियों को रिमांड में लेने की मांग यहां पर करेगी। इसके अलावा आज अंकिता भंडारी के पोस्टमार्टम की एक विस्तृत रिपोर्ट भी सामने आने की उम्मीद की जा रही है। कल प्राथमिक शुरुआती रिपोर्ट में अंकिता के शरीर पर चोट के निशान की बात सामने आई थी। इस बीच श्रीनगर में अंकिता की मांग की जो पोस्टमार्टम की मांग थी उनकी जो मां है उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है। आज पौड़ी के एसडीएम भी अंकिता के गांव जाने वाले। खबर यह भी आई कि पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद का ऐलान भी राज्य सरकार की तरफ से किया जाता है। तो आज सबसे ज्यादा नजर इसी बात पर रहेगी कि उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्या कुछ निकल कर आता है और तीनों आरोपियों को जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो उन्हें कितनी रिमांड कोर्ट की तरफ से दी जाती है। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शरद शर्मा और मुकेश सिंह सेंगर। शरद शर्मा हरिद्वार से हैं, ऋषिकेश में
जो है वो रिजॉर्ट हुआ था और उसके बाद मुकेश जो है वो उत्तराखंड के श्रीनगर में है। शरद, पहले आपके पास आना चाहूंगी, जो रिजॉर्ट आपने देखा शरद, उसमें जब आपने देखा किस तरह की बातें वहां से निकल कर आ रही है, क्या आसपास के लोगों का कहना है, क्योंकि कई तरह के आरोप उस रिजॉर्ट को लेकर लग रहे हैं? आरोप ये लग रहे हैं अदिति इस मामले में कि अगर यहाँ पर कुछ हुआ था और इसी से जुड़ा पूरा मामला है तो क्या जल्दबाजी में यहाँ पर बुलडोजर भेज दिया गया। शुरुआत में सबको ये लगा कि जैसे कि बीजेपी की सरकारें करती हैं, यूपी में होता है या अन्य जगहों पे होता है कि अगर कहीं किसी ने कुछ गलत किया है तो वहाँ पर उसके घर पर या उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलवाया जाए और एक सख्त संदेश दिया जाए। तो सबको ये लग रहा था कि शायद प्रशासन ने ही चलवाया है और खुद पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर बताया कि एक उपलब्धि के तौर पर या सरकार के कामों के तौर पर इसको गिनवाया कि ये रिजॉर्ट जो था ये गैर कानूनी था और इस पर जो है बुलडोजर भेजकर जो है इस पर कार्रवाई कर दी गई है। लेकिन प्रशासन अब कह रहा है कि भाई हमने जो है इस पर कोई बुलडोजर नहीं चलवाया है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि शुरुआत में क्रेडिट लेने के चक्कर में या फिर ये दिखाने के चक्कर में कि हमने सख्त कदम उठाया है वहां पर बुलडोजर भेज दिया गया और बाद में ये बात समझ में आई कि इस जगह पर, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स तो सवाल उठा ही रहे हैं, जो अंकिता का परिवार है वो सवाल उठा रहा है कि आपने यहाँ पर जो बुलडोजर चलवाया है कि कहीं ये जो तोड़फोड़ आपने की है इससे सबूत नष्ट तो नहीं हो गए हैं। क्योंकि मामला यहाँ पर यह है कि राज्य में बीजेपी की सरकार है और जो मुख्य आरोपी है वो उस समय पर, अब तो बीजेपी से उनको निकाल दिया गया है, लेकिन जिस समय पर यह सब हुआ वो बीजेपी में ही थे और बीजेपी नेता का बेटा इस मामले में इन्वॉल्व है। तो आरोप लगने बहुत आसान है और अब ये कहा जा रहा है कि इस मामले की जांच होगी। तो अब देखते हैं कि क्या इसमें निकल के आता है। लेकिन जब मुख्यमंत्री जिस चीज़ का क्रेडिट ले चुके हैं और अपना काम के तौर पर उसको गिनवा चुके हैं तो प्रशासन ये कैसे कह रहा है कि हम उसकी जांच करवाएंगे। सीएम के काम की जांच या सीएम ने जिसकी घोषणा की है उसकी जांच जो है प्रशासन कैसे कराएगा, ये यहाँ पर बड़ा सवाल है। बिल्कुल, मुकेश भी हमारे साथ हैं। मुकेश, कल हमने देखा परिवार के साथ जो है स्थानीय लोग भी वहां पर रहे इस गम की घड़ी में और परिवार के कई सारे सवाल थे। जिस तरीके से यहाँ पर इस रिजॉर्ट पर कार्रवाई की गई उसको लेकर भी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का भी इंतजार जो है वो किया जाता रहा। कल आज ये विस्तृत रिपोर्ट आनी है तो इसमें किन बातों पर नजर रहेगी जो आज साफ होनी है इस विस्तृत रिपोर्ट में, और दूसरा अब परिवार क्या चाहता है, एसडीएम भी जो है वो गांव आज पहुंचेंगे? देखिए, सबसे जो अहम है वो पीएम रिपोर्ट है, क्योंकि पीएम रिपोर्ट में साफ होगा कि अंकिता की मौत कब हुई, टाइमिंग क्या है, दूसरा मौत का कारण क्या है, कॉज ऑफ डेथ क्या है, और क्या उसको डुबाने के पहले ही मार दिया गया था। तो ये सारे सवाल, बहुत सारे सवाल हैं। क्या उसके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था, ये सारी बातें पीएम रिपोर्ट में आनी हैं। तो पीएम रिपोर्ट का सबको इंतज़ार है और उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक पीएम रिपोर्ट आ जाएगी। 4 डॉक्टरों के पैनल ने अंकिता का पोस्टमार्टम किया था और पोस्टमार्टम करने के बाद अब डॉक्टर आज शाम को पीएम रिपोर्ट दे सकते हैं। दूसरा, जो शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि अंकिता के शरीर पर चोट के निशान हैं और उसकी पानी में डूबने से मौत हुई है, उसको शॉक लगा है। तो अभी जो पीएम रिपोर्ट है उस पर उसको लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं और अंकिता का परिवार ये चाहता था कि जो पीएम रिपोर्ट है वो उन्हें सौंपी जाए। कल भी हमने देखा कि पूरे दिन यहाँ पर न केवल अंकिता का परिवार बल्कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ बड़ी संख्या में छात्र हैं, यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और श्रीनगर केदारनाथ हाईवे को बंद कर दिया। 6 घंटे हाईवे बंद रहा, 4 धाम यात्रा बंद रही। उसके बाद कहीं जाकर फिर जब सरकार ने सारी मांगें मान ली तो अंकिता के पिता ने कहा कि अब उनकी बेटी का अंतिम संस्कार करने दें। तब जाकर बड़ी मुश्किल से लोग हटे। कई लड़कियां, महिलाएं, कई लोग यहाँ पर जब अंकिता को ले जाया जा रहा था, उसका शव ले जाया जा रहा था, उसका अंतिम संस्कार हो रहा था तो रो रहे थे। हालांकि अंकिता की माँ का ये कहना है कि उनको जबरन अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, ये कहकर कि उनकी तबीयत खराब है, जबकि उनकी बेटी का चेहरा उनको नहीं दिखाया गया। और वहीं जो प्रशासन है वो ये कह रहा है कि अंकिता की माँ की तबीयत खराब है, इसीलिए उनको भर्ती कराया गया है। तो आज ये उम्मीद भी की जा रही है कि अंकिता का परिवार जो है उसको एसडीएम उनके पास जाएंगे और मुआवजे का चेक देंगे। हालांकि अंकिता के परिवार ने कल भी जो हमने उनसे बात की थी, उनकी तरफ से कोई मुआवजा नहीं मांगा गया था, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो लोग नाराज थे, वो ये कह रहे थे कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, साथ में परिवार के एक मेंबर को नौकरी दी जाए। तो ये उनकी मांगे थी, जिसको लेकर काफ़ी नाराजगी थी लोगों में। और कल हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से
हजारों की संख्या में लोग श्रीनगर केदारनाथ हाईवे पर बैठे रहे और बड़ी मुश्किल से देर शाम अंकिता का अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन हजारों की संख्या में अंतिम संस्कार में जो लोग शामिल होने आए थे उनकी आंखें नम थीं। तो आज का दिन काफ़ी अहम है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो है वो इस मामले को नया मोड़ दे सकती है, वो है पीएम रिपोर्ट, जो कि शाम तक आ सकती है। दूसरा, जो अंकिता के परिवार के लोग हैं उनको एसडीएम जाकर मुआवजे का चेक दे सकते हैं। जी शरद, यहाँ पर हम सुन रहे हैं मुकेश को कि परिवार की क्या स्थिति है और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ चूके जो है वो नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ एक बात हमने वो भी देखी कि किस तरह से बुलडोजर चला दिया गया रिजॉर्ट पर, जिसमें से बहुत सारे सबूत जो है वो इकट्ठा किया जा सकते थे, या एक तरह से कहीं ना कहीं इस मामले में भी लीपापोती नजर आती है। क्या क्योंकि अंकिता ने 1 महीने पहले ही यहाँ पर नौकरी की थी, क्या उनके जहां पर वो रुकी हुई थी या कुछ आसपास के लोगों से बात हो पाई है? इस रिजॉर्ट को लेकर किस तरह की लोगों को जानकारी है, वहां पर क्या कुछ चल रहा था, इसको लेकर क्या कोई बता पा रहा है? नहीं, देखिए, ये जो रिजॉर्ट है ये एक तरह से कहा जाए कि जंगल सा इलाका है। आसपास बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है, और जिन लोगों को इस बारे में पता चल रहा है तो वो ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो पहली बार इसके बारे में जान रहे हैं और जानकर ही यहाँ पर आ रहे हैं। ये सवाल ज़रूर उठ रहे हैं कि इस जगह पर अंकिता नौकरी करने क्यों आई, क्योंकि ये एक आसपास जो है आबादी नहीं है, जंगल का इलाका है। आखिर क्या मजबूरी थी जो वो यहाँ पर नौकरी कर रही थी? हो सकता है अगर अंकिता को ठीक लगा हो और मजबूरी रही हो, क्योंकि ये भी समस्या है कि आजकल नौकरी मिलना इतना आसान नहीं होता, खासतौर से कोरोना के बाद से। तो ये कुछ सवाल उठ रहे हैं कि इस जो रिजॉर्ट है वो इसी तरह से होते हैं शरद, गंगा किनारे होते हैं, थोड़े से आइसोलेटेड होते हैं, ताकि लोग जो है, जो पर्यटक आए, वो एक अलग शांति और सुकून महसूस करें। अट्रैक्ट करने के लिए भी इस तरह की लोकेशंस जो है वो चूज की जाती हैं। तो ऐसे में वहां नौकरी करना एक बहुत साधारण सी बात भी हो सकती है। हाँ, नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर ये सवाल उठ रहे हैं, लेकिन साथ में इसके जवाब ये भी हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ, सबकी भावनाएं ज़रूर जुड़ी हुई हैं अंकिता के साथ में, और सब लोग इसलिए भी इस मामले से अपनी भावनाएं जोड़ रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड के बारे में ये माना जाता है कि यहाँ ज़्यादा क्राइम नहीं होता है, और पुलिस भी यहाँ बहुत बाद में आई। पहले पटवारी पुलिस यहाँ पर हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा क्राइम यहाँ पर नहीं हुआ करता था। तो इस वजह से जो आसपास के लोग हैं वो वैसे तो नहीं जानते हैं इस रिजॉर्ट के बारे में बहुत ज़्यादा, या फिर अंकिता के बारे में, लेकिन भावनाएं सबकी जुड़ी हुई हैं। इसलिए इस मामले से जो है पूरा उत्तराखंड जो है वो जुड़ा हुआ है, और हर जो उत्तराखंड वासी है वो इस मामले के बारे में जानना चाह रहा है और चाहता है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो। लोग भावुक भी हैं बहुत इस घटना को लेकर। हमने देखा कि परिवार के साथ लोग खड़े हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। मुकेश, बहुत संक्षिप्त में आपसे यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा, आज भी किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट वहां पर हो रहा है? देखिए, आज कोई प्रोटेस्ट नहीं है, क्योंकि अब जो कल का जो मामला था जिसमें सबसे बड़ी चीज़ थी ये थी कि अंकिता का अंतिम संस्कार करवाना, और कल सरकार की ये पूरी कोशिश थी कि किसी तरह उसका आज ही अंतिम संस्कार हो जाए। जब किसी मामले में इस तरह से जब मामला बहुत गर्म होता है और अगर जिसकी मौत होती है तो उसका अंतिम संस्कार होने के बाद आमतौर पर लोग शांत हो जाते हैं। तो यहाँ भी कल हमने देखा कि जैसे ही शव निकला, हालांकि शव निकलते वक्त बहुत लोग विरोध कर रहे थे और कई लोगों की पुलिस से हाथापाई भी हुई, कई लोग रो रहे थे, लेकिन फाइनली पुलिस ने जबरन फिर शव को निकाला, क्योंकि अंकिता के पिता ने यह कह दिया था कि अब उनकी बेटी का अंतिम संस्कार होने दें। तो जैसे ही अंकिता का शव निकाला गया और जहाँ पर ये अलकनंदा नदी है उसके किनारे ही उनका अंतिम संस्कार हुआ, तो वहाँ भी हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे, और ऐसे लोग थे जो अंकिता को कभी शायद मिले भी नहीं हो, जानते भी नहीं हो, लेकिन वो अंतिम संस्कार में शामिल होने आए थे। उनकी भावनाएं जुड़ी हुई थी और हमने देखा कि किस तरह से पहुंचे थे। शुक्रिया मुकेश और शरद आपका। तो लोग एक जुड़ाव भी यहाँ पर महसूस कर रहे हैं परिवार के साथ, इस मुश्किल घड़ी में वहां पर खड़े हुए हैं, और आज काफी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि आज विस्तृत रिपोर्ट आनी है पोस्टमार्टम की। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है 200 करोड़ की सुकेश चंद्रशेखर की ठगी के मामले में फिल्म अभिनेत्री जो है फिल्म की जैकलिन फर्नांडिस, उन पर अब शिकंजा कसता जा रहा है। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाना है। आज 10 बजे पटियाला हाउस कोर्ट में उनकी पेशी होने जा रही है। बतौर आरोपी जैकलिन फर्नांडिस आज कोर्ट में पेश होने जा रही है, क्योंकि ताबिश ईडी की जो चार्जशीट है उसमें जैकलिन को बतौर आरोपी पेश किया गया है। और सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की चार्जशीट में इनको आरोपी बतौर पेश किया गया, और ईडी की चार्जशीट में आरोपी होने के बाद आज इनको कोर्ट में यहाँ पर पेश होना है। हमारे साथ मुकेश जुड़ गए हैं ताज़ा जानकारी के लिए।
चलिए मुकेश हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले आप देखिए, जैकलिन से 2 बार जो है वो घंटों तक पूछताछ की गई है इस मामले के अंदर, और इन पर आरोप ये लगे कि इन्होंने सुकेश से जो है महंगे गिफ्ट लिए, और ये सब तब जब ये जानती थी कि सुकेश किस मामले में जो है जेल में बंद है। तो इस सिलसिले में इनसे 2 बार जो है वो लंबी पूछताछ भी की गई, और ईडी की तरफ से चार्जशीट में बतौर आरोपी इनको जो है पेश किया गया। मुकेश हमारे साथ है। मुकेश, बताइए आज कोर्ट में क्या कुछ होना है और इनके ऊपर जो आरोप हैं वो भी समझाइए। देखिए, सुकेश चंद्रशेखर का जो मामला है जिसमें ये आरोप है कि जैकलिन फर्नांडीज ने सुकेश चंद्रशेखर से 7 करोड़ रुपए के ज़्यादा के गिफ्ट लिए और कैश लिया। उसी मामले में ईडी ने जैकलिन के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी, और इस चार्जशीट में उनको आरोपी बनाया था। तो उसी मामले में कोर्ट ने चार्जशीट का संज्ञान लिया था, और संज्ञान लेने के बाद आज यानी 26 सितंबर को जैकलिन को कोर्ट में बतौर आरोपी पेश होने के लिए कहा था। तो आज जैकलिन सुबह 10 बजे दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होंगी, जहां पर उनका जो मामला चल रहा है उसकी प्रोसीडिंग शुरू होगी। हालांकि आज बहुत कुछ होने वाला नहीं है, उनकी जो अटेंडेंस है वो कोर्ट में ली जाएगी, इसके बाद वो वापस चली जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ईडी है उसने जैकलिन को इस केस में एक्यूज बना लिया है, और अब उनके खिलाफ कोर्ट में मामला चलेगा। उन पर यह भी आरोप है कि जो उन्होंने पैसा लिया उसमें से काफ़ी पैसा अपने भाई और बहनों को और मां को बहरीन में भेजा, और ये पैसा अंतर्राष्ट्रीय हवाला ऑपरेटर अवतार सिंह कोचर के जरिए भेजा गया। तो इस मामले में ईडी ने अवतार सिंह कोचर को भी गिरफ्तार किया था, साथ में पिंकी रानी जो कि एक बिचौलिया है, उसको भी ईडी ने गिरफ्तार किया था। और ये आरोप था कि पिंकी रानी के जरिए ही सुकेश चंद्रशेखर जैकलिन से मिला था। तो इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने चार्जशीट पर कॉग्निजेंस लिया था, और कॉग्निजेंस लेने के बाद जैकलिन को आज के लिए कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था। तो सुबह 10 बजे वो दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होंगी, जहां पर उनके खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स हैं वो शुरू हो जाएंगी। जी, अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैकलिन फर्नांडिस की मुश्किलें फिलहाल खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही हैं, और आज 10 बजे उनकी कोर्ट में पेश होने जा रही है दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में। हालांकि आज बहुत ज्यादा कोई कार्रवाई कोर्ट में नहीं होने जा रही है, लेकिन आगे ये मामला अब धीरे धीरे जब बढ़ेगा तो इनकी कोर्ट में लगातार पेशियां हो सकती हैं। और अब हिमाचल प्रदेश से एक खबर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कुल्लू के घियागी में एक बड़ा हादसा हुआ। यहाँ पर टूरिस्ट से भरी हुई टेम्पो ट्रेवलर खाई में जा गिरी, और इस हादसे में 7 छात्रों की मौत हो गई है। और अक्सर हम देख रहे हैं कि पहाड़ी इलाकों में इस तरह के हादसे इस वक्त होते हैं, क्योंकि कई राज्य अभी भी ऐसे हैं जहां पर बारिश चल रही है। हादसे में 4 छात्रों की मौत हो गई है, 10 लोग घायल हो गए। टेम्पो ट्रैवलर जो है वो दिल्ली समेत कई राज्यों के लोग इसमें सवार थे, और ये सभी IIT BHU के छात्र हैं। बंजार के बीजेपी विधायक सुरेंद्र शौरी ने रात फेसबुक लाइव के जरिए हादसे की जानकारी दी है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो लंबे वक्त से खटपट चल रही थी, अब वो इस रूप में सामने आई है कि गहलोत गुट के विधायकों ने स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। गहलोत गुट का दावा है कि उनके साथ 92 विधायक हैं। दरअसल गहलोत गुट के विधायक सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान भेजे गए कांग्रेस पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन और KC वेणुगोपाल आज दिल्ली लौट रहे हैं। आज दोपहर ये तीनों दिल्ली वापस लौट आएंगे और यहीं आगे की रणनीति तय होगी। कल शाम 7 बजे CLP की बैठक होनी थी, जिसमें एक लाइन का प्रस्ताव पास होना था कि CM पद का चुनाव आला कमान करेगा। लेकिन अचानक पासा तब पलट गया जब गहलोत समर्थक विधायक CLP बैठक की बजाय प्रताप सिंह खचरियावास के घर पहुंच गए, और उसके बाद लंबा वहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा चला है। रात में बस में बैठकर विधायक जो विधानसभा अध्यक्ष हैं CP जोशी उनके घर पहुंच गए, और उसके बाद इस्तीफे की खबरें सामने आने लगी। उमाशंकर सिंह के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले विधायक क्या कह रहे हैं, बाकी जो रिएक्शंस हैं वो आपको सुनवाते हैं। पार्टी के जो अथराइज आदमी उनसे पूछो। हमने जो अपनी बात करी थी कह दी, हाईकमान तक कर दी है। हाईकमान पर पूरा विश्वास है, लेकिन जिन लोगों ने पार्टी तोड़ने की कोशिश करी है उनको किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑब्जर्वर आपसे 1 to 1 बात करेंगे, ये बात कह रहे हैं, बात करें तो बता देंगे अपनी बात बताएंगे। उमाशंकर सिंह हैं हमारे साथ, जो इस वक्त जयपुर में मौजूद हैं। सीधे उनके पास चलते हैं और ताज़ा अपडेट्स लेते हैं कि आखिर ये जो समस्या खड़ी हुई है सामने, उसका समाधान कांग्रेस कैसे निकालेगी। उमा, कई सारे सवाल हैं अब
जो अब कांग्रेस के सामने खड़े हैं। क्या यह कहा जाए जब आलाकमान कमजोर होता है तो इस तरह की परिस्थितियां सामने आती हैं? अब पर्यवेक्षक लौट रहे हैं, आगे की राह किस तरफ जाती नजर आ रही है आपको? जी देखिए, अभी हमारी कुछ लोगों से बात हुई है जो टॉप लीडरशिप हैं उनसे, और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अब आगे की रणनीति जो है वो दिल्ली में तय होगी, क्योंकि जिस तरीके से कल एक के बाद एक घटनाक्रम आगे बढ़ा और कांग्रेस जो विधायक दल की बैठक है वो ना होकर एक अलग से बैठक बुलाई गई, तो ये एक अनुशासनहीनता का मामला है। अब जो केंद्रीय पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और जो राज्य के प्रभारी अजय माकन है, वो दोनों जो हैं वो आज लौटकर दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली जाकर ये फैसला होगा। इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि जो जिन लोगों ने इस पूरे मीटिंग को कोऑर्डिनेट किया, जो कि शांति धारीवाल के घर पर हुई, उनमें से कुछ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जैसी बात हो सकती है, ऐसा सूत्रों का दावा है। और जो एक कोशिश की गई थी केंद्रीय पर्यवेक्षक की तरफ से कि वो विधायकों से 1-to-1 मुलाकात करें, उनसे बात करें, उनकी राय लें, वो नहीं हो पाया, क्योंकि जो प्रस्ताव पारित होना था एक लाइन का, वो प्रस्ताव ही पारित नहीं हुआ। CLP की जो मीटिंग है वही नहीं हुई, तो मामला बिल्कुल यहाँ पे फंस गया है। जो विधायक हैं कल आधी रात को जब वो CP जोशी के घर, जो कि स्पीकर हैं, उनके घर से बाहर निकले, उसके बाद अपने अपने घरों को चले गए, क्योंकि आज से नवरात्रा शुरू है। तो ये भी हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह की जानकारी है कि वो अपने अपने क्षेत्र या अपने अपने घर की तरफ, अपने अपने गाँव की तरफ जहाँ से वो आते हैं वहाँ जा रहे हैं। तो एक ठंडे बस्ते में CLP मीट जो है वो जाता हुआ दिख रहा है। और कल रात को जिस तरह से 3 शर्तें रखी गई, जिसमें एक तो ये कि 19 अक्टूबर तक CLP की मीटिंग ना हो, जब एक बार अध्यक्ष चुनकर आ जाएं अशोक गहलोत, उसके बाद ही वो इस्तीफा देंगे, और जो नया CM होगा वो अशोक गहलोत की राय के साथ ही उसका नाम तय किया जाए। तो ये 3 मुख्य शर्तें जो गहलोत कैंप के जो विधायक हैं उनकी तरफ से रखी गई है। अब देखना है कि क्या हाईकमान इन शर्तों को मानकर आगे बढ़ता है या फिर अपनी तरफ से कुछ नई रणनीति लेकर सामने आता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगली रणनीति ये हो सकती है कि एक अनुशासनहीनता का जो परिचय जो हाईकमान की नज़र में जो अनुशासनहीनता है ये, क्योंकि CLP जो मीट है वो बुलाई गई थी, उसके बारे में ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री को इस बात की पूर्व सूचना थी, उनके निवास पर ये बैठक होनी थी और उनके निवास पर बुलाए जाने के लिए एक रात पहले से ही विधायकों को फ़ोन जाना शुरू हो गया था। तो गहलोत कैंप की तरफ से जो ये दलील दी जाती है कि CLP बैठक की जानकारी उनको बहुत देर से दी गई, कल दोपहर को दी गई और इसलिए इसमें दिक्कत आई, तो इस बात को खारिज करते हुए ये कहा जा रहा है कि उनको जानकारी पहले से थी और तभी उनके घर पर ये मीटिंग रखी भी गई थी। तो अब देखना है कि दिल्ली की रणनीति क्या होती है, दिल्ली में जो हाईकमान बैठा है उसकी रणनीति क्या होती है और किस तरीके से वो उन विधायकों को साधने की कोशिश करते हैं जो तमाम बुलावे और तमाम बातों के बावजूद केंद्रीय पर्यवेक्षक से मिलने को अब तक तैयार नहीं हुए हैं। शारिक उमा, यहाँ पर अशोक गहलोत उन लोगों में गिने जाते हैं जो सोनिया गांधी के करीब है। यहाँ पर साफ तौर पर उन्हीं का खेमा जो है बगावत करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अगर यहाँ पर मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा और अगर कुछ हद तक सुलझ भी जाता है तो सचिन पायलट के खेमे की बगावत अभी बाकी है। ऐसे में कांग्रेस में अभी फिलहाल और खासकर राजस्थान में आगे आने वाले वक्त में सब कुछ इतनी जल्दी ठीक होता हुआ नजर नहीं आता और इसका फायदा बीजेपी उठा सकती है। जी देखिए, जहाँ तक सचिन पायलट की बात है तो उनका खेमा बिल्कुल अभी पूरी तरह से चुप है, वो स्थिति पे नज़र रखे हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी जिस तरीके से एक आगे बढ़कर कदम गहलोत खेमे के समर्थकों की तरफ से, गहलोत समर्थकों की तरफ से उठाई गई है, तो उस पर हाईकमान किस एक कदम के साथ सामने आता है, इस पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा कि सचिन पायलट का और उनके खेमे का जो अगला कदम हो क्या होगा। अभी जितनी जानकारी हमें मिल पाई है उसके मुताबिक ये कि जिस तरीके से अशोक गहलोत ने बार बार ये कहते हुए कि सोनिया जो गांधी हैं, सोनिया गांधी की बात को वो मानेंगे और वो कांग्रेस के वफादार सिपाही हैं, उसके बावजूद CLP मीटिंग का ना होने दिया जाना जो है वो एक अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। तो उस खेमे को अभी इस बात की उम्मीद है कि इस पर कोई एक कड़ी कार्रवाई जो है उसकी बात होगी हाईकमान की तरफ से। और जो एक भरोसे की बात थी, जो अशोक गहलोत पे भरोसा करके उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन भरने की बात थी, तो अब देखना है कि दिल्ली में बैठा हाईकमान क्या अब भी उस बात पे जोर देता है या इतना कुछ हो जाने के बाद कोई प्लान B लेकर सामने आता है, कोई नया नाम जो है वो सामने किया जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन को भरने के लिए, क्योंकि उसकी प्रक्रिया चल रही है। तो राजस्थान के साथ साथ दिल्ली में लिए जाने वाले फैसले पर भी निगाह रहेगी। उमा, थोड़ा सा लंबा सा सवाल है आपसे। एक ऐसे शख्स को अध्यक्ष बनाने की कवायद चल रही थी या चल रही है जो अपने राज्य का मोह नहीं छोड़ रहा और राज्य में
कांग्रेस की जो किरकिरी हो रही है या जो कुछ भी कल घटित हुआ वो खुद हुआ, ये कोई नहीं मानेगा। इसके पीछे की जो पूरी पटकथा है वो किसने लिखी, ये भी अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। तो ऐसे में एक ऐसे आदमी को कमान पूरे देश की दी जाए, पार्टी की, जो अपने राज्य से ही बाहर नहीं निकलना चाहता। जी देखिए, ये सवाल कांग्रेस को कहीं न कहीं जरूर कचोट रहा है कि आखिरकार उन्होंने जिन पे भरोसा किया, क्या अब उनके साथ वो आगे बढ़ेंगे। अहम बात यह है कि ये तब हुआ है जब वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उनको पूरी पार्टी की कमान जो है वो सौंपे जाने की बात थी। और ये नाम इसलिए तय हुआ था क्योंकि ये भी कहा गया, यह माना जाता है कि गांधी परिवार का वरद हस्त जो है वो था और वो भी चाहते थे, गांधी परिवार ये चाहता था कि अशोक गहलोत जो हैं वो नामांकन भरें। लेकिन जिस तरह से स्थितियां बदली है, जिस तरह से घटनाक्रम आगे बढ़ा है, ऐसे में कहीं ना कहीं उस भरोसे को धक्का पहुंचा है, चोट पहुंची है। तो अब क्या दिग्विजय सिंह जैसे कोई नेता जो हैं वो नामांकन भरने आगे आते हैं, या अभी भी गांधी परिवार जो है वो भरोसा करता है कि अशोक गहलोत आगे जो करेंगे सब ठीक करेंगे और उनके नाम के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन के लिए बात आगे बढ़ती है, ये एक देखने की बात होगी। लेकिन जो अंदरूनी जो सूत्र हैं, जो जानकार हैं, वो बताते हैं कि इस बात की संभावना अब खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि हाईकमान के निर्देश के बाद ही ये सीएलपी मीटिंग जो है वो बुलाई गई थी और कांग्रेस की परंपरा के हिसाब से इसमें इस बात का प्रस्ताव पारित होना था कि जो अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, मौजूदा अध्यक्ष, वो इस बात का फैसला करें कि आगे मुख्यमंत्री कौन हो। और एक बात और कि जिस तरीके से अशोक गहलोत लगातार पहले अपनी बात कहते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने ये कहा था कि एक पद छोड़ देंगे, तो नया मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय करने का जो अधिकार है वो दिया जाना था जो सोनिया गांधी है उनको। लेकिन अब ये बात तो नहीं हुई है। दूसरी जो एक खेमेबंदी जो थी वो खुलकर और इस तरह से सामने आ गई है कि पार्टी की किरकिरी हो रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि अब आगे की रणनीति हाईकमान लेकर क्या आता है। और आज दोपहर को जब ये पर्यवेक्षक लौट के जाते हैं, वो पूरी रिपोर्ट जो कुछ भी उन्होंने यहाँ पर देखा है वो देंगे और उसके बाद इंतजार रहेगा आगे कि सोनिया गांधी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, अभी उनकी तरफ से क्या कदम उठाया जाता है। शुक्रिया उमा, इस तमाम जानकारी के लिए। आपके पास हम आते रहेंगे। तो उमा शंकर सिंह जयपुर में मौजूद है। तमाम जो ड्रामा चल रहा है उसके वो साक्षी यहाँ पर हैं और आगे भी देखते हैं क्या कुछ होता है। तो यहाँ पर और क्या कुछ कहना है जो गहलोत कैंप के विधायक हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। हो गया ना निर्णय, क्या निर्णय हुआ है सर? दे दिए ना सब क्या इस्तीफे दे दिए ना, इस्तीफे दे दिए। आगे क्या पर्यवेक्षकों से मुलाकात करेंगे? नहीं, कोई मुलाकात नहीं। कोई मुलाकात आगे का प्लान सोनिया जी पे निर्भर, सोनिया जी पे। और प्रस्ताव क्या दिया है सर के? प्रस्ताव क्या दिया है सर? नहीं, प्रस्ताव कोई नहीं दिया। आप लोगों कोई प्रस्ताव नहीं है? नहीं, अभी कोई प्रस्ताव नहीं। अच्छा, कोई प्रस्ताव नहीं। सोनिया जी पे छोड़ रहे हैं। और अब खबर उत्तराखंड की अंकिता भंडारी की हत्या से जुड़ी हुई। हत्या के बाद से पीड़ित परिवार गमजदा है तो उत्तराखंड गुस्से में। ये गुस्सा कल श्रीनगर की सड़कों पर दिखा। आज इस हत्या के मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और इन तीनों आरोपियों को रिमांड पर लेने की मांग करेगी पुलिस, ताकि इनसे और सख्त तौर पर पूछताछ की जा सके। इसके अलावा आज अंकिता भंडारी के पोस्टमार्टम की जो डिटेल रिपोर्ट है वो भी सामने आने की उम्मीद है। कल शुरुआती रिपोर्ट आई थी और उसमें यह सामने आया था कि अंकिता के शरीर पर चोट के निशान पाए गए थे। इस बीच उत्तराखंड के श्रीनगर में अंकिता की मां की तबीयत बिगड़ गई। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है। आज पौड़ी में एसडीएम भी अंकिता के गांव जाएंगे। खबर है कि पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद का ऐलान किया जा सकता है। एसआईटी पूरी तरह से एक डीआईजी स्तर के अधिकारी की नेतृत्व में बनाई गई है। वह भी उस पर काम कर रही है। हर पहलू का, हर जांच से जुड़ा हुआ इस साक्ष्य हों, वो सारे के सारे साक्ष्य वहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। किसी प्रकार का भी कोई भी साक्ष्य मिटाने का प्रयास नहीं होगा। फास्ट ट्रैक में इस केस की सुनवाई हो। हमारे उत्तराखंड की बेटी के साथ ये जघन्य अपराध हुआ है, ये घिनौना कृत्य हुआ है। इसको जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए, जल्दी से जल्दी निर्णय होना चाहिए। हम माननीय उच्च न्यायालय से भी अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसमें फास्ट ट्रैक के लिए एक अलग से कोई अदालत गठित की जाए या अदालत में ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि हमारी उत्तराखंड की बेटी को, हमारी बेटी को जल्दी से जल्दी न्याय मिले और जो गुनाहगार हैं, जो दोषी हैं, अपराधी हैं, उनको इसकी कड़ी सजा मिले।
उत्तराखंड के श्रीनगर से हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, कई तरह के सवाल इस मामले को लेकर उठ रहे हैं। एक तो कि रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया गया, जहां से साक्ष्य जो है वो और ज्यादा इकट्ठा किया जा सकते थे और ज्यादा वहां से जो गहराई से बात पता चल सकती थी, उस पर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ उनकी मां की तबीयत बिगड़ी है, उसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आप श्रीनगर में, जहां पर उनका परिवार वहीं पास में रहता है, क्या कुछ आज होने वाला है? किस तरह का माहौल आप वहां पर देख रहे हैं आज? क्योंकि विरोध प्रदर्शन बहुत बड़े स्तर पर हमने देखा था कि हो रहा है लगातार। देखिए, आज दो बड़ी बातें होने वाली हैं। पहली बात तो ये है कि आज शाम तक जो इस अंकिता की पीएम रिपोर्ट है वो आ सकती है। जो शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था कि अंकिता के शरीर पर चोट के निशान हैं और उसकी मौत डूबने से हुई है। अब जो पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसमें थोड़ा और डिटेल होंगे कि अंकिता की मौत का समय क्या है, कॉज ऑफ डेथ क्या है और साथ में क्या उसकी मौत डूबने से पहले हो गई थी या फिर उसकी मौत डूबने से ही हुई। तो ये सारी बातें जो कई तरह के सवाल हैं लोगों के मन में, ये सारे सवालों का जवाब पीएम रिपोर्ट में मिल जाएगा। वहीं जो उत्तराखंड पुलिस है वो तीनों आरोपियों को आज दोबारा रिमांड पर ले सकती है, कोर्ट में रिमांड एप्लीकेशन मूव कर सकती है ताकि जो नए सबूत मिले इस पूरे मामले में, चाहे वो चैट्स हो या सीसीटीवी फुटेज हो, इसके अलावा जो नए और कुछ टेक्निकल एविडेंस आए हैं, फॉरेंसिक एविडेंस आए हैं, उनके सामने उन सबूतों को रखकर जो आरोपी हैं उनको कन्फ्रंट कराया जाए। तो आज दोबारा से जो उत्तराखंड पुलिस है वो कोर्ट में तीनों आरोपियों की रिमांड एप्लीकेशन मूव कर सकती है। ये तो जांच की बात हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें श्रीनगर की, तो यहाँ पर जो अंकिता की मां है उनकी तबीयत खराब है, फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि कुछ मीडिया चैनलों से उन्होंने बात की है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनको जबरन अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, उनकी बेटी का चेहरा उनको नहीं देखने दिया गया। इस तरह की बातें भी की जा रही हैं। कल हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर बड़े पैमाने पर हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए और अंकिता की मौत से गुस्साए लोगों ने श्रीनगर केदारनाथ हाईवे को ब्लॉक कर दिया था। 6 घंटे हाईवे ब्लॉक रहा। उसके बाद पुलिस ने बड़ी मुश्किल से अंकिता के शव को निकाला और उनका अंतिम संस्कार हुआ। जब अंकिता के पिता सामने आए और उन्होंने कहा कि उनकी बेटी का अंतिम संस्कार होने दें, तब जाके लोगों का गुस्सा शांत हुआ। हालांकि अंकिता के शव को निकालते वक्त बहुत सारे लोग पुलिस से भिड़ गए थे, कई महिलाएं रो रही थीं, तो बड़ा भावुक पल था और अंकिता का शव निकालकर उनका अंतिम संस्कार किया गया है। आज ये खबर है कि जो सरकार मुआवजा देने वाली है वो एसडीएम जाकर अंकिता के परिवार को मुआवजा देंगे। हालांकि अंकिता के पिता ये पहले ही कह चुके हैं, कल भी हमने उनसे बातचीत की थी, उनका ये कहना था कि उनको मुआवजा नहीं चाहिए, बल्कि उनका जो मामला है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। अंकिता का जो पूरी केस है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले, इसके साथ में जो आरोपी हैं उनको फांसी हो। तो इस तरह की उनकी मांगें थीं और वो ये भी कह रहे थे कि जो पटवारी इस मामले में दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि उत्तराखंड में अभी भी अंग्रेजों के ज़माने की पटवारी पुलिसिंग चल रही है। दूर दराज के इलाकों में जब भी कोई अपराध होता है तो लोग सबसे पहले पटवारी के पास जाते हैं, पटवारी मामले की जांच करता है। आरोप ये लगते हैं कि पटवारी बहुत सारी शिकायतों को दबा देता है। तो इस तरह से कई सारे सवाल हैं जिनको लेकर अब एसआईटी जांच करेगी और जांच में कुछ चीज़ें और साफ होंगी, तस्वीर साफ होगी। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर माहौल शांत है। कल हमने देखा कि लोग बड़े गुस्से में थे, लेकिन आज यहाँ पर माहौल शांत है क्योंकि कल शाम को ही अंकिता का अंतिम संस्कार हो गया था। मुकेश, एक सवाल था छोटा सा कि जो पुलकित आर्या वो लंबे वक्त से उस लड़की को परेशान कर रहा था, चाहता था कि वो एक स्पेशल सर्विस दे उनके गेस्ट्स को। वहां से क्या निकल पाने की सूरत नहीं थी या फिर अंकिता ने निकलने की कोशिश की और इन लोगों ने उसे वो रिजॉर्ट भी छोड़ने की इजाजत नहीं दी? उस फ्रंट पे क्या खबर है? देखिए, दो बातें हैं। पहली तो ये है कि जो अंकिता थी वो पौड़ी की एक गरीब परिवार से लड़की थी और नौकरी उसकी बहुत बड़ी ज़रूरत थी। वो परिवार में अकेली कमाने वाली थी और जो पैसा कमाती थी वो अपने घर में माँ बाप को भेजती थी। तो शायद इस वजह से अंकिता वहाँ से ना निकल पाई हो। और दूसरी बात यह है कि जो आरोपी हैं पुलकित, अंकित और सौरभ, इन तीनों ने उसको इस तरह से अपने चंगुल में फंसाया हुआ था, उसको बांध रखा था कि शायद वो वहाँ से ना निकल पा रही हो। और 18 तारीख को भी कुछ ऐसा ही हुआ कि तीनों उसको किसी बहाने से चीला जो नहर है वहाँ पर ले गए और झगड़े के बाद उसको धक्का दे दिया जिससे उसकी मौत हो गई, ऐसा आरोपी का दावा है। हालांकि बाकी चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ होगी, लेकिन निश्चित तौर पर
बड़ा जघन्य अपराध है, खास तौर से उत्तराखंड के लिए, क्योंकि यहाँ पर आमतौर पर इस तरह की घटनाएं सुनने को नहीं मिलती हैं और लोग भी काफ़ी हैरान है इस पूरे मामले को देखकर कि उत्तराखंड की धरती पर ऐसा जघन्य अपराध हुआ है। जी बिल्कुल मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आपके पास आते रहेंगे और अक्सर जिस तरह से मुकेश बता रहे हैं शारिक, रसूखदार परिवारों के ऊपर जब इस तरह के आरोप लगते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या इस तरह के मामलों में न्याय हो पाएगा या नहीं, और यही उम्मीद उत्तराखंड के लोग इस वक्त कर रहे हैं कि अंकिता को इंसाफ मिले। तो ऋषिकेश के जिस रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी काम करती थी वहां मौजूद थे हमारे संवाददाता शरद शर्मा, उनकी एक रिपोर्ट। उत्तराखंड के ऋषिकेश में यही वो रिजॉर्ट है जो बीजेपी नेता के बेटे चला रहे थे और यहीं पर वो लड़की रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी और बीजेपी नेता के बेटे पर आरोप है कि उन्होंने ही अपने यहाँ काम करने वाली जो रिसेप्शन का काम करती लड़की उसकी हत्या की है। और जैसे ही ये पूरा मामला खुला, गिरफ्तारी हुई बीजेपी नेता के बेटे की जो इस मामले में मुख्य आरोपी हैं, तो तुरंत ही जो है यहाँ पर बुलडोज़र चलाया गया और ये कहा गया कि ये जो निर्माण है ये अवैध है और इसको जो है यहाँ पर बुलडोज़र चलाकर यहाँ पर तोड़ फोड़ की गई है प्रशासन की तरफ से। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इससे पहले ये जो अवैध निर्माण की बात थी ये नहीं पता थी कि जैसे ही ये खबर आई तो रातों रात अचानक से ही ये जो यहाँ पर निर्माण है ये अवैध हो गया और ये बुलडोज़र चलाया गया। सही गलत की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या अचानक से ही ये पता चला? तो ये जो है जो बुलडोज़र चला है इस रिजॉर्ट पर, ये उसके निशान अभी भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। इसके बाद जो है आम लोग जो हैं उनमें गुस्सा भी था कि ऋषिकेश जो कि देवभूमि और योग भूमि आध्यात्म के तौर पर जाना जाता है, उसको कुछ लोगों ने कलंकित करने का काम किया। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने इस रिजॉर्ट में तोड़फोड़ की है। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत वादियां हैं ऋषिकेश की, बादल छाए हुए हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, खूबसूरत वादियां हैं, लेकिन इन सब खूबसूरती के बीच में गलत वजहों से ऋषिकेश चर्चा में है। ये देखिए, ये तो रिजॉर्ट है, बहुत बड़े इलाके में रिजॉर्ट बना हुआ था जिसमें प्रशासन ने ये कह के बुलडोज़र चलाया कि अवैध निर्माण था यहाँ पर। और इस रिजॉर्ट के ठीक पीछे ये फैक्ट्री है। ये देखिए, ये है फैक्ट्री। यहाँ पर गाड़ी जो खड़ी हुई थी इसमें भी जो है आम लोगों ने गुस्से में आकर तोड़ फोड़ की है। और ये है फैक्ट्री जिसमें आम लोगों ने, यहाँ के स्थानीय लोग बताए जाते हैं, उन्होंने गुस्से में आकर आग भी लगाई। ये देखिए जरा, देखिए शीशे में शीशा तोड़ा गया है और ऊपर आगजनी के जो है निशान आपको दिख जाएंगे। तो ये सब जो है इस रिजॉर्ट में किया गया, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये जो तोड़फोड़ कर दी है या जो आगजनी की घटना हो गई है इसकी वजह से कुछ सबूत जो है, जो संभव है कि यहाँ पर हों, वो कहीं नष्ट ना हो जाएं। इसको लेकर जरूर जो है चिंता जाहिर की जा रही है। ऋषिकेश से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलिन अब फंसती हुई नजर आ रही हैं। हाल ही में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने उनसे 15 घंटे तक पूछताछ की थी 2 दिनों में। अब आज जैकलिन फर्नांडिस की कोर्ट में पेशी होने जा रही है। 10 बजे वो पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होंगी। बतौर आरोपी जैकलिन फर्नांडिस की कोर्ट में आज ये पेशी पहली बार होने जा रही है। सुकेश चंद्रशेखर 200 करोड़ की जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है उसमें जो ईडी की चार्जशीट है उसमें जैकलिन फर्नांडिस को आरोपी बनाया गया है और यही उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत पैदा कर सकता है। उनसे पूछताछ हुई है और ईडी का कहीं ना कहीं ये आरोप है कि जैकलिन को पता था कि सुकेश इस तरह के केस में फंसे हुए हैं ठगी के आरोप में, बावजूद उन्होंने उनसे गिफ्ट्स लिए।
फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज आज बतौर आरोपी सुबह 10 बजे के बाद दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होंगी, जहां पर उनके खिलाफ सुनवाई शुरू हो जाएगी। दरअसल ये मामला महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है। आरोप ये है कि सुकेश से जैकलीन ने 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा के गिफ्ट और कैश लिया, ये जानते हुए भी कि वो एक अपराधी है। इसके साथ ही अपने मोबाइल का डेटा डिलीट कर दिया था। तो इसी मामले में ईडी ने जैकलीन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत चार्जशीट पेश की थी और चार्जशीट में उनको आरोपी बनाया था। कोर्ट ने इस मामले में चार्जशीट पर संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद जैकलीन को आज यानी 26 सितंबर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था। तो जैकलीन आज वहां पर पेश होंगी। हालांकि आज कोर्ट में कोई बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, उनकी अटेंडेंस होगी और उसके बाद शायद वो चली जाएंगी, लेकिन इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि उन पर यह आरोप है कि उन्होंने खुद तो पैसा लिया ही, अपने परिवार के लोगों को बहरीन में पैसा भेजा और ये पैसा अंतर्राष्ट्रीय हवाला ऑपरेटर अवतार सिंह कोचर के जरिए भेजा गया। ईडी ने इस मामले में अवतार सिंह कोचर को भी गिरफ्तार कर लिया था। साथ में एक महिला जो पिंकी रानी है, जिसके जरिए सुकेश जैकलीन से मिला था और उस महिला को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। ये भी आरोप है कि जैकलीन के लिए सुकेश ने चार्टर्ड फ्लाइट बुक कराई थी, जिसके बाद वो चेन्नई गई थी सुकेश से मिलने के लिए। तो इस तरह से कई सारे एलिगेशन हैं जिनको देखते हुए ईडी ने जैकलीन के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी और उस चार्जशीट में उन्हें आरोपी बनाया था और इसी मामले को लेकर कोर्ट ने उनके खिलाफ जो नोटिस जो सम्मन है वो जारी किया था और आज उन्हें पेश होने के लिए कहा था। शेयर बाजार में आज लगातार चौथे दिन गिरावट दर्ज हुई है। आज सेंसेक्स 800 अंकों से ज्यादा नीचे है। सेंसेक्स आज 57,300 अंकों के भी नीचे आ गया, जबकि निफ्टी 254 अंक नीचे है। निफ्टी 17,000 के पास पहुंच गया है। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपया और कमजोर हुआ है। $1 की कीमत अब 81 रुपये 48 पैसे है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के घियानी में बड़ा हादसा। टूरिस्ट से भरी टेम्पो ट्रैवलर खाई में जा गिरी। हादसे में 7 छात्रों की मौत हो गई है, 10 लोग घायल हैं। टेम्पो ट्रैवलर में दिल्ली समेत कई राज्यों के लोग सवार थे। ये सभी IIT BHU के छात्र हैं। बीजेपी विधायक सुरेंद्र शौरी ने रात फेसबुक लाइव के जरिए हादसे की जानकारी दी।